नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके भाग 33 को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो भाग 33 है इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको यह जो वीडियो है जो हम टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप तक डेली पहुँचाते हैं, अगर आपको पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे हमारा जो मनोबल है वह बढ़ता है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे इस टेस्ट सीरीज का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की जो टेस्ट सीरीज हमारी है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव की जो निर्धारित होने लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा वो 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 30 वर्ष रखी गई है। तो आपको दोनों याद रखना है, लोकसभा और विधानसभा इन दोनों के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा और विधान परिषद इन दोनों के लिए जो है 30 वर्ष रखी गई है। तो आपको चारों को याद रखना है। लोकसभा और विधानसभा के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह रखी गई है 25 वर्ष और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह रखी गई है 30 वर्ष। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो अधिकतम कितनी हो सकती है। मतलब लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या आपको बतानी है कितनी हो सकती है। तो लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है 552। जिसे आप याद रखिएगा, लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह हो सकती है 552। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इन 552 में से जो है 530 सदस्य आपके राज्यों से होते हैं, 530 सदस्य राज्यों से, तथा इसमें से जो 20 सदस्य होंगे आपको यूनियन टेरेटरी से होंगे और 2 जो सदस्य होंगे आपको पता होगा एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में टोटल 552 हो सकते हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों के होते हैं, इसमें से 20 सदस्य आपके यूनियन टेरेटरी के होते हैं और 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को कौन मनोनीत करता है लोकसभा में? तो भारत के राष्ट्रपति। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव होते हैं? तो वर्तमान में 545 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का जो अंतिम जिम्मेदारी है वह किसको दी गई है? तो CAG यानी कि CAG जो होते हैं हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की जो अंतिम जिम्मेदारी है यह है संसद को दी गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संसद। अगला प्रश्न है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का जो अभिभावक है वो किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG को जो है लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हैं कि हमारे नए CAG कौन बने हैं? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे नए CAG कौन बने हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो हमारे देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका नाम था JBPAU पंतनगर। इसका पूरा नाम क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत। आप याद रखिएगा, हमारे देश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था इसका नाम था गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा JBPAU पंतनगर। तथा इसकी जो स्थापना है कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी। कब? तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका पूरा नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगला है, नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं पूरे विश्व में, ये किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। तथा भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन। कौन? तो MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और अगर पूरे विश्व की बात हो तो पूरे विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है?
तो उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना यह किस नदी पर बनाई गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। तो आप याद देखिएगा, बेतवा नदी पर जो है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बनाई गई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको बताना है कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल जो है नापा जाता है। तो भारत का जो औसत समुद्र तल है या किस तट से नापते हैं हम? तो चेन्नई के तट से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई के तट से जो है भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का जो समुद्री तट है सबसे लंबा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसका समुद्री तट सबसे लंबा है? तो गुजरात का जो समुद्री तट है सबसे लंबा है तथा गोवा का जो समुद्री तट है सबसे छोटा है। तो दोनों आपको याद रखना है, गोवा का समुद्री तट सबसे छोटा है और गुजरात का जो समुद्री तट है सबसे लंबा है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सैंडल पीक है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, नीला थोथा क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नीला थोथा क्या है? तो यह एक कॉपर सल्फेट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा जो है यह एक कॉपर सल्फेट है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है कॉपर सल्फेट का? तो CuSO4 आपको याद रखना है, CuSO4 5H2O इसका फार्मूला होता है। तो फार्मूला भी आपके दिमाग में होना चाहिए। नीला थोथा जो होता है कॉपर एवं सल्फर का एक यौगिक होता है। इसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो इसमें से कौन है जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में मिलता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन जो है यह सामान्य ताप पर आपको ठोस अवस्था में मिलेगा। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए ट्यूबलाइट जो है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट के अंदर जो है दो अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, नियॉन या तो आर्गन। आपको याद रखना है, या तो नियॉन भरी जाती है या तो आर्गन भरी जाती है। किसके साथ? तो ये जो नियॉन और आर्गन गैस भरी जाती हैं ये कुछ पारे की वाष्प के साथ भरे जाते हैं। मतलब पारे की वाष्प के साथ जो है आप याद रखिएगा, पारे की वाष्प के साथ ये अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, या तो नियॉन या तो आर्गन। या तो नियॉन हो सकती है या तो आर्गन हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नियॉन और पारे का वाष्प। तो मैंने आपको बताया ट्यूबलाइट के अंदर जो है दो अक्रिय गैसें भरी जा सकती हैं, या तो नियॉन या तो आर्गन। किसके साथ? तो पारे की वाष्प के साथ। तो दिए गए ऑप्शंस में से नियॉन और पारद आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीएच का मूल्यांकन दर्शाता है। पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। तो पीएच क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। तो आप इसे याद देखिएगा, जो पीएच मान होता है यह दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। अगला प्रश्न है, संगीत वाद्य यंत्र जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था, एकदम निपुण था? तो वीणा सबसे अच्छा बजाता था औरंगजेब। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वीणा। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम आपको बताना है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का इसमें से सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए और सबसे लास्ट में आपके फ्रांसीसी आए। तो ये क्रम आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वाराणसी से संबंधित 23वें जैन तीर्थकर कौन थे? तो मैं आपको बता दूं ऋषभ देव जो थे ये पहले जैन तीर्थकर थे और महावीर जो थे ये 24वें जैन तीर्थकर थे और पार्श्वराज जिनका संबंध वाराणसी से था ये 23वें जैन तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो वैयक्तिक सत्याग्रह की जो शुरुआत है 1940 में हुई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1940। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार स्वयं सेवक संगठन जिसको हम लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं, लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी इसको हम जानते थे। तो आपको बताना है कि यह जो संगठन था निम्नलिखित में से किसका था? तो खुदाई खिदमतगार स्वयं सेवक संगठन जिसको हम लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं यह संगठन था खान अब्दुल गफ्फार खान का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान का। अगला प्रश्न है,
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। यह 1954 में आया था। इसी को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हाल ही में क्रिकडम का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह किसे बनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्रिकडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। इसके साथ रोहित शर्मा एक और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए ओकले। ओकले जो है ये कौन सी कंपनी है? तो ये चश्मा बनाती है, ब्रांडेड चश्मे बनाने वाली कंपनी ओकले। इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए रोहित शर्मा और इसके साथ क्रिक इंगडम के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है पीके पूर्वा निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक है? तो पीके पूर्वा किसके एमडी और चेयरमैन है? तो ये एमडी और चेयरमैन है भारत संचार निगम लिमिटेड के। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बीएसएनएल के। अगला प्रश्न है 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन मुहैया करवा दिया है। तथा हिमाचल प्रदेश को जो है ई पंचायत पुरस्कार भी दिया गया है, ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद पंचवटी योजना जो है यह भी चलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा फगली त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? फगली त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। रेणुका जी त्यौहार भी यहीं पे मनाया जाता है और लावी त्यौहार भी यहीं पे मनाया जाता है। अगला है ओफेक 16 निम्न में से किस देश का जासूसी उपग्रह है? तो ओफेक 16 किस देश का जासूसी उपग्रह है? तो इजराइल का यह स्पाई सैटेलाइट है ओफेक 16। तो आप इसे याद रखिएगा, इजराइल का जासूसी उपग्रह है ओफेक 16। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ के आपको प्रधानमंत्री मिलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है यहाँ के क्या हैं? तो यहाँ के प्रधानमंत्री है तथा ये लगातार 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इजराइल की मुद्रा को कहते हैं हम शेकेल। क्या है? तो शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है। तथा यहाँ की संसद जो है यहाँ की पार्लियामेंट को हम कहते हैं नेसेट। क्या कहते हैं? यहाँ की पार्लियामेंट को हम नेसेट कहते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनको इस वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉरिशस। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के द्वारा श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय किस देश में बनाया गया है? तो हाल ही में भारत के द्वारा श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय जो है यह बनाया गया है नेपाल में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नेपाल में यह विद्यालय बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नेशनल सिविल सर्विस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेशनल सिविल सर्विस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल के दिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 अप्रैल के दिन। अगला प्रश्न है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 2020 के ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को स्थान दिया गया 142वां। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 142 रैंक भारत का है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है बहात निम्न में से किस देश की करेंसी है? तो बहात किस देश की निम्न करेंसी है? तो थाईलैंड की करेंसी को हम कहते हैं बहात, वियतनाम की करेंसी को हम कहते हैं डोंग। क्या कहते हैं? डोंग। म्यांमार की करेंसी को कहते हैं हम क्यात। ईरान की नई करेंसी जिसको हम कहते हैं टोमन। क्या कहते हैं? तो टोमन जो है ईरान की नई करेंसी है। तो थाईलैंड की बहात करेंसी है, वियतनाम की डोंग करेंसी है, म्यांमार की क्यात है और ईरान की टोमान है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो सुजलाम सुफलाम जल संचय जो अभियान है यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज है उसके भाग 33 को हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।